दोस्तों आज हम बात करेंगे एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म के बारे में जो कुछ पुरानी 3D फिल्म में से एक है। मैं बात कर रहा हूं 1954 में आई फिल्म डायल एम फॉर मर्डर के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है द मास्टर ऑफ सस्पेंस अल्फ्रेड हिचकॉक ने। ये फ्रेडरिक नॉट के सेम नाम के स्टेज प्ले पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं रे मिलेंड, ग्रेस केली, रॉबर्ट कमिंग्स और जॉन विलियम्स ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ बहुत ही अहम सिंबॉलिज्म्स के बारे में जिससे हम इस फिल्म को और अच्छे से समझ सकते हैं, और आखिर में बात करेंगे इस फिल्म के पूरे एनालिसिस के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये कहानी है एक फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर टोनी वेंडिस और उसकी वाइफ मार्गो मैरी वेंडिस की, जो एक अमीर सोशलाइट है। मार्गो का अमेरिकन क्राइम फिक्शन राइटर मार्क हैलिडे के साथ अफेयर चल रहा है। मार्गो मार्क को समझा रही है कि वो एग्जैक्टली किस लिए अपने पति टोनी को छोड़ने की सोच को बदलना चाहती है, क्योंकि पता नहीं कैसे पर अचानक से उसके पति ने उससे दूर रहना कम कर दिया है और वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, और इसलिए उसने मार्गो की लवलेस मैरिज में कैद होने की सोच पे उसे दोबारा गौर करने पे मजबूर कर दिया है। टोनी अब एक सक्सेसफुल सेल्समैन बन गया है। जब वो काम से घर आता है वो मार्गो से अपने शाम को साथ बाहर जाने के प्लान को कैंसिल करने के लिए माफ़ी मांगता है, पर उसकी एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है जिसे अटेंड करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि मार्गो और मार्क को खुद ही टाउन चले जाना चाहिए, और तो और वो मार्क को अगले शाम को उसके क्लब में होने वाली पार्टी के लिए भी इनविटेशन दे देता है। जल्द ही मार्गो और मार्क टाउन के लिए निकल जाते हैं। फिर टोनी फ़ोन मिलाता है एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल कैप्टन लेस्गेट को उस अमेरिकन कार को खरीदने के लिए जो उसने लेस्गेट के गैरेज में देखी थी। टोनी उसे टर्म्स ऑफ सेल पर फर्दर नेगोशिएशन के लिए उसी रात अपने लंदन वाले फ्लैट में मिलने के लिए मना लेता है, पर जब लेस्गेट वहां पहुंचता है तब टोनी इस बात से उसे सरप्राइज कर देता है कि वो दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथ थे और उसका असली नाम है चार्ल्स अलेक्जेंडर स्वॉन। टोनी को पता चलता है कि उसने क्राइम में शामिल होने की वजह से नाम बदला हुआ है और वो स्वॉन को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था ताकि वो उसे अपनी वाइफ का मर्डर करने के लिए ब्लैकमेल कर सके। टोनी लेस्गेट को मार्गो के अफेयर के बारे में बताता है। 6 महीने पहले टोनी ने उसका हैंडबैग चुराया था जिसमें उसका मार्क को लिखा गया एक लव लेटर भी था, और वो उसे एनोनिमसली ब्लैकमेल करता रहा। वो चालाकी से लेटर गिराकर उस पर लेस्गेट के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। टोनी उसे मार्गो को मारने के लिए 1000 पाउंड देने का ऑफर देता है, और अगर वो इसके लिए मना करेगा तो टोनी उसे पुलिस के सामने मार्गो को ब्लैकमेल करने वाला बना देगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से लेस्गेट का रिकॉर्ड और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसी तरह वो पैसे का लालच और ब्लैकमेलिंग का डर देकर अपनी स्कीम में उसे शामिल कर लेता है। लेस्गेट झिझकते हुए इस बात के लिए मान जाता है और फिर टोनी उसे अपना प्लान समझाता है। अगली शाम को टोनी मार्क के साथ पार्टी में जाएगा। मार्गो घर पे ही होगी। वो उसकी चाबी को फ्रंट डोर के सामने वाली स्टेयर्स पर बिछे कारपेट के नीचे छुपा देगा। लेस्गेट को फ्लैट में तब घुसना होगा जब मार्गो सो रही होगी, और उसे गार्डन के फ्रेंच डोर्स के सामने वाले पर्दे के पीछे छुपना होगा। 11 बजे टोनी पार्टी से फ्लैट में फ़ोन करेगा। जब मार्गो ये कॉल पिक करेगी तभी लेस्गेट को उसका गला घोंटकर उसको मारना होगा। उसके बाद फ्रेंच डोर्स को खोलना होगा ताकि पुलिस को ट्रिक किया जा सके कि कोई सेंधमारी करने के लिए आया था, और इसके बाद उसे फ्रंट डोर से बाहर जाना होगा और चाबी को वापस वहीं छुपा देना होगा।
अगली शाम को कॉकटेल्स एंजॉय करते हुए मार्क कहता है कि हालांकि वो अपनी राइटर वाली जॉब के लिए एक परफेक्ट मर्डर लिख सकता है, लेकिन रियल में मर्डरर हमेशा कोई ना कोई क्लू छोड़ ही जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। पार्टी के लिए निकलने से पहले टोनी मार्गो के पर्स से उसकी हाउस की चुरा लेता है और वो उसे अपनी स्क्रैप बुक के लिए आर्टिकल्स क्लिप आउट करने की खातिर घर पे रुकने के लिए कहता है। जब वो क्लब पहुंचते हैं, टोनी को पता चलता है कि उसकी घड़ी रुक गई है और वो 11 बजे के बजाय 11:03 पे बॉस को कॉल करने का बहाना बनाता है, पर असल में वो इस वक्त अपने फ्लैट पे कॉल करता है। लेस्गेट प्लान के मुताबिक फ्लैट में घुस चुका होता है और पर्दों के पीछे छिपके इंतजार कर रहा होता है। जब फोन बजता है, मार्गो कॉल पिक करने वहां पहुंचती है और लेस्गेट स्कार्फ से उसका गला घोटने की कोशिश करता है, पर इस चीज के स्ट्रगल में वो डेस्क पर फोन के पास रखी सीजर्स उठा लेती है और उसे स्टैब करती है। लेस्गेट लड़खड़ाता हुआ सीजर्स के बल ही जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर लाइन पे टोनी अपने परफेक्टली कंसीव्ड मर्डर को नाकाम होते हुए सुनता है। वो फोन पे मार्गो का नाम लेता है और वो उसकी आवाज़ पहचान लेती है और जो कुछ भी हुआ उसे सब समझाती है। वो उसे उसके वापस आने तक किसी भी चीज़ को ना छूने के लिए कहता है। फ्लैट पे पहुंच के वो पुलिस को कॉल करने के बाद मार्गो को वापस आराम करने के लिए भेज देता है। इस दौरान वो लेस्गेट की पॉकेट से चाबी निकाल लेता है, ये समझ के कि वो चाबी मार्गो की है। वो उसे मार्गो के पर्स में डाल देता है। फिर वो मार्गो वाला लेटर लेस्गेट की जैकेट के अंदर रख देता है और वेपन की तरह यूज़ किए गए स्कार्फ को वो मार्गो की स्टॉकिंग से बदल देता है। अगले दिन टोनी मार्गो को इस बात का खुलासा ना करने के लिए मना लेता है कि उसने मार्गो को फौरन पुलिस वालों को कॉल करने से मना किया था। चीफ इंस्पेक्टर हर्बर्ट उनसे पूछताछ करता है। वो मार्गो की स्टोरी में उन कुछ पॉइंट्स के भी नोट्स बनाता है जो मार्गो की कहानी से थोड़े कन्फ्लिक्टिंग नज़र आते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि उस पर हमला करने वाले ने ज़रूर फ्रंट डोर से ही एंट्री ली होगी और फिर टोनी एक झूठ बोलता है कि उसने एक आदमी को अपनी वाइफ का पर्स चोरी होने के दौरान देखा था, शायद तभी उसने उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली होगी। अब क्योंकि लाश के पास कोई चाबी नहीं मिली थी, इसलिए हर्बर्ट इस कहानी को नकार देता है। हर्बर्ट मार्गो को अरेस्ट करता है ये कंक्लूजन निकालने के बाद कि मार्गो ने लेस्गेट को ब्लैकमेल करने की वजह से उसको मारा होगा। मार्गो को दोषी पाया जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। कुछ महीने बाद मार्गो के एग्जीक्यूशन से एक दिन पहले मार्क टोनी से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने टोनी के लिए उपाय के तौर पर एक कहानी बनाई है जो वो मार्गो को एग्जीक्यूशन से बचाने की खातिर पुलिस को सुना सकता है। पर उसके सुनाते ही हम समझ जाते हैं कि उसकी कहानी असली में जो हुआ उससे काफ़ी मिलती जुलती है। टोनी ने लेस्गेट को मार्गो को मारने के लिए रिश्वत दी। टोनी कहता है कि ये कहानी कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक है और हर्बर्ट कभी भी इस पे विश्वास नहीं करेगा, सपने में भी नहीं। हालांकि तभी अनएक्सपेक्टेडली हर्बर्ट वहाँ पहुँच जाता है और मार्क हड़बड़ाहट में बेडरूम में छुप जाता है। हर्बर्ट टोनी को उस बड़ी रकम के बारे में बताता है जो वो कुछ टाइम से स्पेंड कर रहा है। वो उसे ये रिवील करने के लिए ट्रिक करता है कि उसकी चाबी उसी के रेनकोट में है और वो टोनी के अटैच केस के बारे में पूछता है। टोनी बताता है कि वो केस खो गया है, ये कहते हुए कि उसमें 2-3 पाउंड और बाकी कुछ सामान था। पर मार्क ये सब सुन रहा होता है। उसे वो केस बेड पे दिख जाता है जो नोटों से भरा हुआ है। ये अंदाज़ा लगाते हुए कि वो पैसा टोनी मर्डर के बदले लेस्गेट को देने वाला था, मार्क हर्बर्ट को रोक लेता है और उसे अपनी थ्योरी समझाता है। टोनी यहाँ एक और झूठ बोलता है कि वो पैसा लेस्गेट को इसलिए देने वाला था ताकि वो मार्गो को ब्लैकमेल ना करे। उसने इसे मार्गो का गिल्ट कवर करने के लिए छुपा रखा था। हर्बर्ट मार्क की थ्योरी के बजाय टोनी की बात पर यकीन करता है और मार्क गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हर्बर्ट चालाकी से अपना रेनकोट टोनी से बदल लेता है और जैसे टोनी अपने फ्लैट से बाहर जाता है, हर्बर्ट उसकी की का इस्तेमाल करके वापस फ्लैट में एंटर करता है। मार्क भी वहाँ पहुँच जाता है। हर्बर्ट को पहले ही पता चल गया था
कि मार्गो के पर्स वाले की दरअसल लेसगेट की चाबी थी और उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि लेसगेट ने फ्रंट डोर अनलॉक करने के बाद चाबी उसी जगह छुपा दी थी। अब वो समझ चुका था कि टोनी ने लेसगेट के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। हबर्ड ने इस बात को पुख्ता करने के लिए एक बड़े खेल की तैयारी की। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में मार्गो को जेल से उसके फ्लैट में ले आते हैं। वो अपने हैंडबैग में रखी चाबी से दरवाज़ा नहीं खोल पाती। फिर वो गार्डन से घर में एंटर करती है। अब इससे ये साबित हो जाता है कि उसे छुपाई हुई चाबी के बारे में कुछ नहीं पता था और इसलिए वो निर्दोष है, क्योंकि वो लेसगेट की चाबी उसके बैग में खुद टोनी ने रखी थी। मार्गो का हैंडबैग वापस पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां टोनी ये पता चलने के बाद कि उसके पास चाबी नहीं है, उस बैग को वहां से ले लेता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि मार्गो के बैग में रखी वो चाबी काम नहीं करती, इसलिए वो छुपी हुई चाबी से दरवाज़ा खोलता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि मुजरिम टोनी ही है। हबर्ड पहले ही कुछ पुलिस वालों को सीढ़ियों पर छिपने के लिए कह देता है और अगर वो अंदर जाए तो उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए भी बोल चुका होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो हबर्ड, मार्गो और मार्क को वहाँ देखता है। उसको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि ये सब उसे पकड़ने के लिए प्लान किया गया था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और देखता है कि बाहर बैकअप पुलिस पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही है। सब रास्ते बंद होने के बाद टोनी शांति से अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है, हबर्ड को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपनी हार को मान लेता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस फिल्म को हम इसके सिंबॉलिज्म के आधार पर समझेंगे और इसका सबसे पहला और ज़रूरी सिंबॉलिज्म है द कीज़, यानी कि चाबियाँ। कीज़ फिल्म में एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करती हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फिल्म में इसके नैरेटिव को काफ़ी अफेक्ट करता है। इस चाबी की मदद से मर्डर प्लानिंग अमेरिकन सिनेमा में दिखाए जाने वाले पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान डोमिनेशन का ट्रेडिशनल सिंबॉलिज्म है, जिसमें इन छोटी छोटी चीज़ों में इतनी ज़्यादा पावर दिखाई जाती है। जिसके पास भी चाबी का कंट्रोल है, उसके पास सभी लॉक चीज़ों का कंट्रोल भी है। इस फिल्म में जैसे हालात बनते हैं, उससे ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि चाबी मेल डोमिनेशन का बिल्कुल उसी तरह का टूल है जैसे हिस्ट्री में लोग अपनी वाइफ को किसी और के साथ फिजिकली इंटीमेट होने से रोकने के लिए चेस्टिटी बेल्ट्स का इस्तेमाल करते थे और उसे अनलॉक करने की आदमियों के पास ही हुआ करती थी। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फैमिली में जिसके पास चाबी होती है, पावर भी उसी की होती है। पर वेंडिस हाउस होल्ड में चाबी पति और पत्नी दोनों के पास होती है, जिससे हमें उनकी इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। अब क्योंकि टोनी अपनी वाइफ को खुद से दूर करने का प्लान कर रहा है, तो इसके लिए पहले उसकी की को उससे दूर करना होगा। जैसे ही वो मार्गो की चाबी चुराता है, तो एक तरह से वो उसकी पावर छीन लेता है। वो ये पावर लेसगेट को ट्रांसफ़र कर देता है। उस चाबी पे कंट्रोल होने के बाद लेसगेट एक डोमिनेंट फिगर बन जाता है। इसी तरह जबकि हबर्ड को मिलती है तो पावर उसके पास चली जाती है और टोनी को पकड़ने और उसे मुजरिम साबित करने में इस चाबी का सबसे ज़्यादा रोल था। इसलिए की इज इक्वल टू पावर है और हर शख्स इससे इवेंट्स को अपनी फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग मोड़ता रहता है। दूसरी चीज़ है एक औरत का हैंडबैग। एक औरत का हैंडबैग कोई सिंपल एक्सेसरी की तरह नहीं होता है। यह फेमिनिन आइडेंटिटी की एक अनोखी रिप्रेजेंटेशन है। हैंडबैग एक औरत का प्राइवेट स्पेस होता है और इस इंडिविजुअल स्पेस में जाने का राइट सिर्फ इसकी ओनर को होता है। अगर कोई आदमी किसी औरत के हैंडबैग में हाथ डालता हुआ दिखे तो उसे सेक्सुअल वायलेशन की तरह देखा जाता है। एक जेंटलमैन इस तरह का काम कभी नहीं करेगा। मार्गो की बेचैनी इस चीज़ का सही एग्जाम्पल है। जब टोनी कुछ पैसे के लिए उसके हैंडबैग की तरफ बढ़ता है, हम उसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं। वो जानती है कि उसका हैंडबैग एक ऐसी जगह है जहां वो अपनी ज़िंदगी के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट छुपाती है। उसका पर्स चुराना टोनी के लिए उसकी प्राइवेट दुनिया में आने जैसा था, जिससे वो उसकी दुनिया के सारे काले सच जान सकता है। टोनी का ये वायलेशन उसके कैरेक्टर की ब्रूटैलिटी को सामने लाता है और उसके मार्गो को डोमिनेट करने की विश को भी सामने लाता है। तीसरी चीज़ है कि स्वॉन बिल्कुल टोनी वेंडिस की तरह ही था। टोनी वेंडिस एक दोहरी जिंदगी जीता है।
बाहर से तो वो एक लविंग और चीज़ों को समझने वाला पति होने का नाटक करता है, जिसे अपनी वाइफ के किसी और मर्द के साथ दोस्ती करने से भी कोई परहेज नहीं है। पर अंदर ही अंदर वो एक लालची इंसान है जो अपनी वाइफ की किस्मत को काबू करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेस्गेट एक तरह से टोनी का परफेक्ट डबल है, जो खुद एक दोहरी जिंदगी जीता है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही खुद को दुनिया के सामने किसी जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट करते हैं। दोनों ने ब्रिटेन की इलस्ट्रियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दोनों ही लालची आदमी हैं जो अपने बेटर सोशल पोजीशन के लिए किसी औरत का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल्स हैं जो ग्रेट कॉशन और डेलिब्रेशन के साथ काम करते हैं। दोनों ही अपनी क्रिमिनलिटी को अपने करिश्मा और जेंटलमैन के बिहेवियर के पीछे छुपा कर रखते हैं, और दोनों ही एंड में अपने प्लान्स में फेल भी हो जाते हैं। चौथी चीज़ है यहाँ वार्डरोब में कलर्स का बेहतरीन इस्तेमाल। हिचकॉक अपनी ज़्यादातर फिल्म्स की तरह यहाँ भी एक तरह का कलर एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं, जो कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल कंडीशंस को पोर्ट्रे करता है। जब फिल्म शुरू होती है तो मार्गो हमें काफ़ी ब्राइट कपड़ों में नजर आती है, जो उसकी खुशहाल जिंदगी को दर्शाता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और उसे एक मर्डर के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसके कपड़े डार्क होते जाते हैं। इसी तरह से हमें टोनी का ग्रे कलर की तरफ झुकाव साफ नजर आता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रे ही पहनता है। ग्रे कलर टोनी के टेम्परामेंट के साथ बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ ग्रे का मतलब है इमोशनली बेपरवाह होना, यानी वो ना तो ज़्यादा अपसेट होता था और ना ही ज़्यादा एक्साइटेड होता था। खतरनाक हालातों में भी वो एकदम शांत रहता है। ना ही उसके मैनर्स और ना ही उसकी आवाज़ की टोन उसे धोखा दे सकती है। इसलिए उसके सूट्स की ग्रेनेस उसके अंदर की स्टेबिलिटी और इमोशनल रिस्ट्रेंट को दर्शाती है। पांचवी चीज़ है द मेल गेज, यानी इस फिल्म में मेल कैरेक्टर्स का घूरना। एक डोमिनेटिंग और धमकाने वाला मेल गेज यहाँ एक ऐसी इमेज है जो हमें पूरी फिल्म के दौरान देखने को मिलती है। टोनी और इंस्पेक्टर हबर्ड दोनों ही हमें ये करते हुए नजर आते हैं। जब हबर्ड मार्गो से पूछता है कि उसने फौरन जो हुआ उसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो टोनी मार्गो को फोर्सफुली घूरता है, जिससे वो उसे अपने ऑर्डर्स को मानने और पुलिस से झूठ बोलने के लिए फोर्स करता है। जब मार्गो अपने अपार्टमेंट में गार्डन के रास्ते से वापस आती है, वो हबर्ड को अपनी बैल्कनी की तरफ घूरते हुए देखती है और एकदम से सहम जाती है। मार्गो का बार बार एक गुस्से से भरे गेज का सामना करना उसकी वल्नरेबिलिटी जाहिर करता है। अगर किसी के साथ लगातार ऐसा ही हो तो इससे औरत डिसएम्पावर्ड सा महसूस करने लगती है। वो आंख बंद करके अपने पति की सारी बातें मानती है और जाने अनजाने खुद को ही दोषी भी मानती है। हालांकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इन मेल गेज से बहुत डरती है। वो हबर्ड को बताती है कि लेस्गेट के गेज से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, जबकि उसने अंधेरे में उसका चेहरा तक नहीं देखा था, और लेस्गेट के गेज का यही डर उसे बाकी लोगों के सामने भी नर्वस कर देता है। तो दोस्तों, सिंबॉलिज्म के जरिए चीज़ों को समझने के बाद अब हम इसके बाकी पहलुओं को एनालाइज करते हैं। ये फिल्म हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है कि पुलिस आपसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहती है और आप बस यूं ही एक मर्डर करके उनसे बच नहीं सकते, भले ही आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। टोनी हमेशा हर चीज़ को संभल के और प्लानिंग करके किया करता था और हर वक्त एक न्यूट्रल चेहरा बनाए रखता था, पर आखिर में पुलिस वाले ने उसे उसकी छोटी सी गलती की वजह से पकड़ लिया। इस फिल्म में हमें बहुत सारी शैडोज़ का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कई जगह सिलुएट्स बनाती हैं। मर्डर सीन के दौरान बहुत सारी शैडोज़ को लेस्गेट को विलन की तरह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब वो दरवाज़ा खोलता है, हमें सिर्फ उसकी सिलुएट नज़र आती है। जैसे ही वो पर्दों के पीछे छुपता है, हम उसके चेहरे पे शैडोज़ देख सकते हैं। इसी तरह से ये शैडोज़ पूरी फिल्म में बहुत ही अच्छा सस्पेंस का माहौल क्रिएट करती हैं। ये फिल्म 2 आइडियाज़ पे काम करती है, गिल्ट और जस्टिस। हिचकॉक की फिल्म्स हमेशा तो नहीं, पर आमतौर पर क्राइम के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वो हमेशा इंश्योर करते थे कि फिल्म के एंड तक क्रिमिनल को सज़ा मिल जाए, फिर भले ही वो कानून की नज़रों में अपने जुर्म से बच सकता है या नहीं। उनकी सज़ा अक्सर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसी नज़र आती है। इस फिल्म में टोनी और लेस्गेट दोनों को ही अपने जुर्म की सज़ा मिलती है, पर अलग अलग तरीक़ों से। टोनी को मजबूर होकर बार बार लेस्गेट की मौत के वक्त झूठ बोलना पड़ता है,
वो अपनी वाइफ को मरवाना तो चाहता है, पर सबसे ज़रूरी ये है कि इस काम के लिए वो खुद को कुर्बान नहीं करना चाहता। जब मार्गो लेस्गेट को मार देती है तो टोनी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और उसी को मर्डरर बना के उन दोनों से ही उसे छुटकारा मिल जाता है। पर वो इतना भी खुशकिस्मत और चालाक नहीं होता कि वो पुलिस पर मार्ग को चकमा दे सके। एंड में सब कुछ सामने आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेस्गेट को डायरेक्टली उसके काम की सज़ा मिल जाती है। उसके बनाए गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। जब सब कुछ हो चुका होता है तो फिल्म का कंक्लूजन ये निकलता है कि सब जगह जस्टिस हो चुका है। हालांकि इसकी टोन बिल्कुल सेलिब्रेटरी नहीं होती। यहीं पर गिल्ट का डिस्कशन फिल्म में एंटर करता है। ये बात सही है कि मार्गो अपने पति के हाथों मरना डिजर्व नहीं करती थी, पर वो कोई संत भी तो नहीं थी। उसका अपने पति के दोस्त के साथ चक्कर था। वो कहानी में कोई निर्दोष विक्टिम नहीं थी, क्योंकि वो अपनी गलती से ही तो ब्लैकमेल हुई थी। इसी तरह से लेस्गेट भी कोई विक्टिम नहीं है, क्योंकि उसका अपना खुद का पास्ट ठीक नहीं था, इसलिए उसे मर्डर के लिए ब्लैकमेल करना एक बहुत ही आसान काम था। अगर लेस्गेट का इतना क्राइम भरा पास्ट ना होता तो वो टोनी के प्लान को आराम से रिफ्यूज़ कर सकता था। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ मार्क के अलावा हर कैरेक्टर ने गलत चीज़ों का चुनाव किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए दर्द और सज़ा मिलने वाले जस्टिस की दुनिया को खुद ही अपने आप खोल दिया। तो दोस्तों, ये था डायल एम फॉर मर्डर का एनालिसिस। आई होप आपको अभी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।